नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। चार के वार में सबसे पहले आज बात होगी हरियाणा के एक मंत्री की, जिन पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी सोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। चार के वार में मैं बताऊंगी कोरोना से जुड़ी हुई खबर, सरकार ने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी बताऊंगी कि चीनी राष्ट्रपति कोरोना को लेकर कितना चिंतित है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अगली खबर क्या रहेगी बताएंगी मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। बिल्कुल, और चार के वार में अगली खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आपको बताऊंगी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी यह खबर होगी। उन्होंने आरएसएस पर हमला बोला है और पीएम मोदी पर भी तंज कसा। इसी के साथ अगली खबर भी जान लीजिए। अगली खबर बताएंगे मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर। देखिए, चार के वार में मैं आपको बताऊंगी खबर मथुरा से। मथुरा श्री कृष्ण भूमि ईदगाह विवादित परिसर की खबर, पूरी खबर आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसके लिए रुक कर लेते हैं मीमांसा जी। इस वक्त हमें खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां पर विधानसभा के गेट पर आग लग गई है। आपको बता दें, विधानसभा के गेट नंबर 3 पर यह आग लगी है। वायरिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। तो लखनऊ विधानसभा से जानकारी मिल रही है, जहां पर गेट नंबर 3 पर बताया जा रहा है ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताया जा रहा है। विधानसभा के गेट नंबर 3 पर लगी है ये आग। वायरिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी है ये आग। अभी डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं, क्या इस आग को काबू में कर लिया गया है, क्या इसे नियंत्रित कर लिया गया है। लेकिन विधानसभा में इस तरह की आग लगना अपने आप में एक बड़ी बात है। विधानसभा जहां पर तमाम विधायक पहुंचते हैं, गहन मंथन चर्चा होती है अलग अलग मुद्दों पर, और वहां गेट नंबर 3 पर बताया जा रहा है ये आग लगी है। तो विधानसभा के गेट पर ये किस तरह से आग लगी हुई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गेट नंबर 3 बताया जा रहा है, जहां पर वायरिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई। तो लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने, और वहां पर किस तरह से गेट नंबर 3 पर यह आग लगी हुई है। वैसे हमें महाराष्ट्र से भी जानकारी मिल रही है, वहां नासिक में फैक्ट्री में आग लग गई है। और डिटेल्स देगी मेरी सहयोगी सोनिका। तो चार के वार में एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण आग लगी है। एक फैक्ट्री में आग बुझाने मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है। इगतपुरी तहसील के मुंडे गांव की ये पूरी घटना है। नासिक के इगतपुरी में जिंदल कंपनी में ये विस्फोट हुआ है। कई मजदूर और कंपनी के कर्मचारी अंदर फंसे हुए हैं। ये इस वक्त की दर्दनाक और दुखद खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने है कि फैक्ट्री में किस तरीके से आग लगी और धू-धू करके सारा सामान अंदर जो रखा हुआ है वो खाक हो चुका है। आग ने विकराल रूप यहाँ पे धारण कर लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश यहाँ की जा रही है, लेकिन फैक्ट्री में किस तरीके से भीषण आग लगी है तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप यहाँ धारण कर लिया है। आग को बुझाने की कोशिश जारी है। तो महाराष्ट्र के नासिक से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और तस्वीरें आपके सामने हैं। तो नासिक से ये तस्वीरें सामने आई थी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगली खबर चार के वार में हरियाणा से सामने आ रही है, आपको बताएंगे मेरी सहयोगी सुरभि। बिल्कुल, हरियाणा से खबर जानिए। हरियाणा की खेल मंत्री की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। महिला कोच से छेड़छाड़ करने का आरोप उन पर लगा और केस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत के बाद से केस दर्ज किया है। आरोपों पर हाई लेवल जांच कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। 3 पुलिस अधिकारियों की जांच कमेटी गठित कर दी गई है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। हरियाणा के डीजीपी को रिपोर्ट सौंपेगी पुलिस। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के संदीप सिंह की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी अगर आरोप मुझ पर लगाया गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए निष्पक्ष जांच करानी बेहद जरूरी, और इसी वजह से मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। हालांकि ये भी आरोप लगा रहे हैं संदीप सिंह, जो ये कह रहे हैं कि मुझ पर ये आरोप मढ़े जा रहे हैं मेरी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है वो हर किसी के सामने जरूर आएगा, ये कहना संदीप सिंह का है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा के गृह मंत्री से पीड़ित महिला ने मुलाकात की। पीड़ित महिला ने अनिल विज से बात भी की है, मुलाकात की है। संदीप सिंह पर गंभीर आरोप महिला ने लगाए। इधर आपने सुना कि
संदीप सिंह की तरफ से कहा गया कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि गृह मंत्री से भी पीड़ित महिला ने मुलाकात की। ये देखिए, वो मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। पीड़ित महिला ने अनिल विज को पूरी बात बताई है और गंभीर आरोप मंत्री संदीप सिंह पर लगाए। तो हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं हॉकी टीम के संदीप सिंह। देखिए, पीड़ित महिला ने गृह मंत्री से मुलाकात की है, पूरी बात गृह मंत्री को बताई है। इसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको मीमांसा जी बताएंगे। तो हरियाणा के खेल मंत्री पर आरोप लगाने वाली महिला ने गृह मंत्री से मुलाकात की है, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वहीं दूसरी तरफ संदीप सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए छवि खराब करने की इसे साजिश करार दिया। अगर उनके साथ हुई होती या उनसे रिलेटेड किसी के साथ भी हुई होती तो उन्हें समझ में आता, जरूर आता। लेकिन आज वो मेरा दर्द देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा भरोसा है, जैसे जैसे टाइम जाएगा, क्योंकि देखो छोटी मोटी खिचर पिचर चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा टाइम सर्कमस्टेंस कब किस टाइम कैसे होते हैं ये कोई नहीं जानता। बट डजंट मीन कि छोटी मोटी नोक जोक हर किसी की एक नॉर्मल आदमी से लेके खिलाड़ियों के बीच चलती है, पर डजंट मीन कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो कि ये रेप अटेम्प्ट करो तो उसमें आप किसी का फिजिकली शोषण करो, उसको मेंटली उसको हैरेस करो। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। तो संदीप सिंह की आपने सफाई सुनी और उन्होंने खेल विभाग की जो जिम्मेदारी है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री को वापस दे दी है। लेकिन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं संदीप सिंह और जांच भी चल रही है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। थानेश्वर, अब ये 3 सदस्यीय कमेटी का तो गठन कर दिया गया है जिसमें पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। क्या कोई डेडलाइन भी सेट की गई है? कब तक ये जांच रिपोर्ट सौंपी जानी है और कब कोई एक्शन लिया जाएगा? इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? मीमांसा जी, अभी अभी जानकारी मिली है कि गृह मंत्री से जिस समय महिला मिली थी, तो उस समय गृह मंत्री ने हरियाणा के डीजीपी से बात की थी। उन्हें कहा था कि जो आपने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, उस कमेटी को निर्देश दीजिए कि जल्द से जल्द इस मामले की गहनता से जांच कर पूरी गहनता से जांच करके एक एक तथ्य की अच्छी तरह से जांच करके रिपोर्ट मुझे सौंपें। रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए हैं गृह मंत्री ने। अब गृह मंत्री के निर्देश के बाद डीजीपी ने भी आगे जो टीम है उनको हरकत में जल्दी से जल्दी इसकी मामले की जांच करने के निर्देश दे दिए। दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस ने जो एसआईटी गठित की है, वो एसआईटी किसी भी समय संदीप सिंह को जांच के लिए बुला सकती है। और जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम तक संदीप सिंह को गिरफ्तार करके एसआईटी जांच में सहयोग करने के लिए बात करेगी। मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाना चाहेंगे कि मैं इस समय संदीप सिंह के घर के सामने खड़ा हूं। आज नए साल का पहला दिन है। पहले दिन यहां संदीप सिंह के चहेतों की लाइन लगी रहती थी नव वर्ष की मुबारकबाद देने वालों के लिए। लेकिन आज सुबह से यहां सन्नाटा छाया हुआ है। संदीप सिंह घर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बार बार संपर्क करने के बावजूद भी वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए थानेश्वर आपका। बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड से बताएंगे मेरे सहयोगी सुरभि। बिल्कुल, और ये खबर झारखंड से जुड़ी हुई है। झारखंड सरकार ने श्री समीर शेखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले के खिलाफ अब जैन समुदाय के सदस्यों ने राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और झारखंड सरकार के फैसले का विरोध किया। दरअसल झारखंड सरकार ने जैन दिगंबर श्वेतांबर समाज के पवित्र स्थल भगवान पारसनाथ पर्वत को पर्यटक स्थल घोषित किया है, जिसके बाद वहीं पर होटल भी खोलेंगे, जिसके खिलाफ अब जैन समाज के लोग में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी वजह से दिल्ली और मुंबई में इस फैसले के खिलाफ जैन समाज विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैन समाज के लोगों में भारी आक्रोश इस बात को लेकर है कि अगर वो स्थान हम सभी के लिए बेहद पवित्र है, हम वहां पर पूजा अर्चना करने की उम्मीद रखते हैं और ये ध्यान रखते हैं, तो फिर ऐसे में उसे पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए।
और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अक्षय राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, जरा ये बताइए कि तीर्थ स्थल को पर्यटन क्षेत्र में तब्दील तो कर दिया गया झारखंड सरकार की तरफ से, लेकिन अब आक्रोश, जो जैन समाज बेहद शांति के लिए जाना जाता है, वो आक्रोशित हो उठा है। बिल्कुल, जिस तरह से आज देखने को मिला कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात सहित तमाम जगहों पर जैन समुदाय सड़कों पर है। 2023 का पहला दिन और जैन समुदाय समर्थन में अपने जुटाने में लगा हुआ है कि जो समेत शिखर है वो पर्यटन स्थल के रूप में नहीं विकसित किया जाना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक सेंटर के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर है कि जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है, उन लोगों की मांग है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस बारे में हस्तक्षेप करना चाहिए और वीएसपी जैसे संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर जैन समुदाय का समर्थन किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जैन समुदाय है वो अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है। ऐसे जगहों पर चलिए ठीक है अक्षय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली और साथ ही महाराष्ट्र और अहमदाबाद में अब जैन समाज के लोगों का इस वक्त विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं जैन समाज के लोग और मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। हालांकि फैसला क्या होगा या आने वाले समय में क्या बदलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है और क्या खबर है आपको जानकारी देंगे मेरी सहयोगी महिमा। बिल्कुल सुरभि, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल के आखिरी दिन आरएसएस पर हमला बोला तो वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई भी योगदान नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र का पिता बताए जाने के एक बयान पर भी खूब तंज कसा है। आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नीतीश का संघ पर अपडेटेड अटैक। आजादी की लड़ाई में संघ का योगदान नहीं। पीएम मोदी पर भी नीतीश ने कसा तंज। नए राष्ट्रपिता ने देश के लिए किया क्या? सबसे पहले सुनिए ये बयान। आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत आहे। आपले 2 राष्ट्रपिता आहेत, हे नवीन भारताचे आणि ते तेव्हाचे। यही वो बयान है जिसे लेकर बिहार के सीएम नीतीश ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। बयान देने वाली ये महिला है अमृता फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। अमृता फडणवीस के इस बयान को लेकर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि न्यू इंडिया को नए पिता मिल गए हैं। साथ ही ये सवाल भी किया कि क्या बापू की जगह बनेंगे नए राष्ट्रपिता। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी पर उनके काम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए, कुछ काम किए हैं। कहा भारत आगे बढ़ा है, कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। देख रहे थे ना मीटिंग में राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? बिहार के सीएम नीतीश यही नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी और आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। क्या मतलब है? जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें। नीतीश के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। नरेंद्र मोदी जी कौन काम इस देश के लिए नहीं किए हैं? यही नीतीश जी गिनवाते हैं। गरीब को मुफ्त भोजन अभी भी दिया जाए, अभी भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा है। हम लोग के बिहार की बात लीजिए, बिहार में मेडिकल कॉलेज नहीं था, वहाँ मेडिकल कॉलेज खुला। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। हेल्थ स्वास्थ्य के नाम पर जितना भी पूरे देश में गरीब लोग हैं, सबके स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपया तक प्रधानमंत्री कोष से मिलता है। कोरोना का जब मार हुआ पूरे देश में, तो विश्व में ही अपना देश नाम कमाया। ऐसी कौन सा काम है
जो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। उधर सीएम नीतीश के आरोप का कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी समर्थन किया है। फादर ऑफ द नेशन एक ही स्वरूप जो है पूरे देश में उभर करके आता है, वो है महात्मा गांधी जी का। और जो भी लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं, चाहे वो फडणवीस साहब की पत्नी दे रही हो, या कोई भाजपाई दे रहे हो, या आरएसएस के लोग दे रहे हो, वो गांधी के प्रति जो उनकी अंदर की नाराजगी है, नफरत है, उसको जाहिर करते हैं। 2024 में अगले आम चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने बापू के नाम पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने खुद को पीएम की रेस से बाहर बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि पूरा विपक्ष मिलकर चुनाव लड़े, तभी एक बेहतर और वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, यहाँ पर वार पलटवार की राजनीति लगातार जारी है और आपने देखा कि सीएम नीतीश की तरफ से क्या कुछ कहा गया। प्रशांत झा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। सीएम नीतीश के वार के बाद क्या बीजेपी के किसी बड़ी नेता की तरफ से कोई पलटवार किया गया है या संघ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? प्रशांत। देखिए, अभी संघ की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के नेता जो बिहार के हैं उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने थे बिहार में तो ड्यू टू आरएसएस के चलते ही वो मुख्यमंत्री बने थे, और दोबारा अगर वो मुख्यमंत्री बने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे में ये कहना कि नरेंद्र मोदी या फिर आरएसएस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कश्मीर में अगर तिरंगा फहराया गया तो इसके लिए आरएसएस को ही ये सबसे बड़ी बात कहनी होगी, आरएसएस को ही धन्यवाद देना होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसी को लेकर हमने देखा कि साल 2024 को लेकर अभी से पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रतिक्रिया भी अब सीएम नीतीश की तरफ से दी गई। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बड़ी खबर हमने आपको बताई बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई भी। अगली जो खबर है हमारी वो मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह, ये जो मामला है काफी गरमाया हुआ है और इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं बताएंगी मेरी सहयोगी सोनिका। बिल्कुल, तो देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में स्थानीय अदालत के आदेश पर विवादित परिसर का कल से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने मेवात में 10 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के लिए ऑफर किया है। इस पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से कड़ा बयान सामने आया। तो विवादित परिसर का कल से सर्वे होगा और मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। देखिए, श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद, हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने दिखाए कड़े तेवर। हिंदू महासभा के ऑफर पर विफरी ईदगाह कमेटी। 2 जनवरी से विवादित परिसर का होगा सर्वे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद पर तकरार तेज होती जा रही है। एक तरफ अदालती आदेश पर कार्रवाई शुरू है तो दूसरी तरफ कोर्ट की ही सलाह पर कोर्ट से बाहर ही मामला सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास पर भी तकरार तेज हो चली है। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा ने मुस्लिम पक्ष को एक ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष अगर शाही ईदगाह को यहां से हटाने के लिए राजी हो जाए तो उन्हें मेवात में 10 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के लिए दी जा सकती है। ईदगाह के अध्यक्ष डॉक्टर हसन जी ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के मध्य में समझौता की पेशकश की थी, तो हिंदू महासभा ने उनको 10 एकड़ जगह मेवात में देने का वादा किया मीडिया के माध्यम से। डॉक्टर हसन साहब, आपने कहा था कि न्यायालय के बाहर भी बात हो सकती है, तो हिंदू महासभा ने अपनी पेशकश की थी। विवादित परिसर का जो सर्वे है वो कल से शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं 4 का वार। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के।